Okay, so hello students. So how are you all? I hope you are doing well. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट सीरीज. ओके, लास्ट की वीडियोस तक आप लोगों ने होपफुली फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर की आपने कंप्लीटली वीडियोस देख ली होंगी. ओके, तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर टू अंडरस्टैंड कि हमारे ऐसी क्या क्या चीजें हुई थी कि हमारा इंडिया आज भी जिस इकोनॉमिक स्टेट में वो आज है उसका बहुत बड़ा रीजन है ये चैप्टर. कि इस चैप्टर्स में हमें कुछ ऐसी हमारे इंडिया की इकोनॉमिक सिस्टम में ऐसे चेंजेस लेके आए गए थे जो कि हिस्टोरिकली हमारे इंडिया में बहुत फेमस और बहुत इंटेलिजेंटली डिसीजन मेकर उस टाइम पे हमारे इंडिया के बताए जाते हैं. क्या क्या चीजें हैं इस चैप्टर में, क्यों ऐसी स्थिति आ गई हमारे इंडिया में कि हमको एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की जरूरत पड़ गई, देखते हैं. चलिए आज तो ये स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्या था कि जब हमारा ऑफ कोर्स इंडिया, जैसे कि हमारे लास्ट चैप्टर तक हमने 1990 तक की स्टोरी में समझा था कि हमारे अलग अलग सेक्टर्स में क्या क्या चेंजेस और क्या क्या हम एग्जैक्टली ग्रोथ को इंप्रूव करने के लिए हमने मेजर्स को अपनाया था. इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं कि ऐसी क्या सिचुएशंस आ रही थी हमारे इंडिया में कि जिसकी वजह से हमें एक बहुत बड़ी चेंजेस लेके आने पड़ी हमारे इंडिया में, रिफॉर्म्स लेके आने पड़े, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आने पड़ गए. तो देखते हैं. चलिए, तो सबसे पहले था कि हमारा ऑफ कोर्स कि इंडिया इन रिफॉर्म से पहले कुछ बहुत खराब स्थिति में था. कुछ ऐसे थे रीजंस कि जिसकी वजह से हमारे इंडिया में ये रिफॉर्म्स लेके आने की जरूरत काफी ज्यादा थी. तो देखते हैं वो रिफॉर्म्स हमारे की वो रीजंस क्या क्या थे. देखिए, स्टार्ट करते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर आने के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजंस थे. सबसे पहला है हमारा कि पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर. कि जो सरकार थी वो उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो ओवरऑल काफी डिसअपॉइंटिंग रही थी पिछले 40 इयर्स में. वॉज नॉट एट सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी. हाँ, वो लोगों को रोजगार वो दे रही थी, लोगों को वेलफेयर, सोशल वेलफेयर भी लेकिन वो कर पा रही थी. लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ 40 इयर्स हमने एज सच कुछ अपनी इंडस्ट्रीज में ग्रो नहीं कर पाए थे. हमारी तमाम इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं थी जो कि पब्लिक सेक्टर की थी. बहुत सारी हमारी इंडस्ट्रीज इवन लॉस में भी चल रही थी. तो सरकार का यहाँ पे जो रोल रहा है वो बहुत ज्यादा खराब रहा था. अगर हम बात करें पिछले 40 इयर्स में, हाँ, ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आए थे, लैंड रिफॉर्म्स में उन्होंने लेके आए थे चेंजेस, काफी सारे अच्छी भी थी चीजें. लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि ऐसे क्या रीजंस रहे कि जिसकी वजह से हमको एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की जरूरत पड़ी. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो ऑफ कोर्स पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर रही. सेकंड हमारा क्या आता है, डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट. बहुत इंपॉर्टेंट है. आई होपफुली कि आप लोगों ने बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब आप लोगों को होगा पता. आप लोगों ने ये मैक्रो के इन द लास्ट फ्यू चैप्टर्स में आपके इसके बारे में काफी डिटेल में आपका एक कंप्लीट चैप्टर दिया हुआ है. स्टिल मैं आपको एक हल्का सा और आइडिया देता हूं. डेफिसिट का मायना होता है एग्जैक्टली कि जब हमारी कोई भी अगर हम बात करें कि हमारे एक्सपेंसेस जब हमारे हैं ज्यादा इन कंपैरिजन टू अवर इनकम, कि जब हम अगर हमारी मंथली इनकम 10,000 रुपीज है और अगर हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो मोर देन 10,000 हैं, व्हाट एवर इट विल बी, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं डेफिसिट. या किसी भी चीज की कमी होना, उसको हम क्या कहते हैं, डेफिसिट. तो यहाँ पे डेफिसिट किस चीज में था, बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट का अब क्या मतलब होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे सारे के सारे इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज फॉरेन एक्सचेंज के मेजर करता है और एक हमको नेट बताता है कि हमारा बैलेंस पेमेंट क्या रहा. तो अगर हम बात करें डेफिसिट का मतलब मैंने आपको अभी समझाया. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट का क्या मतलब था कि जितने भी हमारे इनफ्लोज थे जो कि हमारे ऑफ कोर्स रेवेन्यू या फिर रिसिट्स की फॉर्म में आ रहे थे, वो हमारे कम थे जो हमारे आउटफ्लो हो रहे थे इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर. मतलब अगर मैं आपको एक बहुत ही आसान भाषा में समझाऊं तो इनफ्लो हमारा तब होता है जब हम बाहर से कोई सामान को एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे वहां से आने वाला पैसा. अगर हम बाहर कुछ सामान को भेजेंगे तो वहां से आने वाला पैसा. अगर हमारे इंडिया में आने वाली एफडीआई या तमाम यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, इन तमाम चीजों से हमारा इनफ्लो होता है, जिससे कि ऑफ कोर्स हमारी रिसिट्स, हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है.
ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट के रेवेन्यू और रिसीट्स की बात नहीं कर रहा हूं। सेकंड क्या आता है कि हमारा आउटफ्लो, जो कि हम खर्चा करते हैं, जब हम किसी भी चीज को इंपोर्ट करते हैं उस पर जो हम करते हैं खर्चा, वो हमारा क्या होता है, आउटफ्लो। तो कह रहे हैं यहाँ पे हमारा आउटफ्लो ज्यादा होता है और हमारा इनफ्लो कम होता है, मतलब अल्टीमेटली हम यहाँ पे डेफिसिट में होते हैं। तो डेफिसिट इन बीओपी का मतलब है कि यहाँ पे हमारे ऑफकोर्स आउटफ्लो कब होता है भाई हमारा, कि जब हमारे इंपोर्ट्स होते हैं, और हमारा इनफ्लो कब होता है, कि जब हमारे एक्सपोर्ट्स होते हैं। सो फॉर एनी काइंड ऑफ कंट्री एक फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट तब होता है जब हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा हो और हमारे इंपोर्ट्स कम हो। तो लेकिन यहाँ पे वो सिचुएशन है नहीं हमारी। यहाँ पे क्या बेटर है कि हमारे इंपोर्ट से ज्यादा हमारे एक्सपोर्ट से कम। तो अल्टीमेटली हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में काफी ज्यादा डेफिसिट था, जिसकी वजह से हमारा इंडिया बहुत ज्यादा नुकसान में चल रहा था। लेकिन अभी तो हमने लास्ट चैप्टर में हमने बात की थी कि भाई हमने तो इंपोर्ट्स पे टैरिफ लगा रखे थे, कोटा लगा रखे थे। यस, इवन आफ्टर दैट हमारा इंडिया बहुत सारी चीजों को इंपोर्ट करता था, हम एक्सपोर्ट इतना तो बिल्कुल भी नहीं कर पाते थे। उन सब चीजों के बावजूद भी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इन डेफिसिट था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है बेटा इन्फ्लेशनरी प्रेशर। दैट टू वी ऑलरेडी स्टडी इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, इन्फ्लेशन का माने होता है when the value of money decreases, जब किसी भी चीज की अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो पैसे की वैल्यू होती है, रुपीस की जो हमारी वैल्यू होती है, अगर वो हमारी कम हो जाती है, गिर जाती है, तो हमें सेम कमोडिटी के लिए ज्यादा पे करना पड़ता है। उस प्रोसेस, उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। तो यहाँ पे जनरल प्राइस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, चीजें बहुत ज्यादा महंगी होती जा रही थी, जिन चीजों की वजह से हमारे इंडिया में इन्फ्लेशनरी प्रेशर आया हुआ था। सो दीज आर द थिंग्स जहां पे हम बात कर रहे हैं कि ऐसी क्या स्थिति आ गई थी हमारे इंडिया में कि हमको एक न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर आने की जरूरत पड़ गई। फोर्थ हमारा आता है फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये बहुत ही क्रूशियल था, बहुत इंपॉर्टेंट था, ध्यान से इस चीज को सुनिएगा जरा, कि हमारे इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब है कि हर एक कंट्री के पास एक फॉरेन एक्सचेंज होता है, दूसरी कंट्रीज का एक रिजर्व्स होता है, जो कि ऑफ कोर्स हमने एक्सपोर्ट कर करके हमने अपना रिजर्व को एक्यूमुलेट किया होता है। लेकिन अब एक स्थिति वो आ गई थी कि ऑफ कोर्स हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे थे, एक्सपोर्ट कम कर रहे थे, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगातार कम होता जा रहा था। अगर हमें बाहर किसी कंट्री से कोई भी सामान को इंपोर्ट करना है, तो हमें उसके लिए पेमेंट जो हमें उस कंट्री को करनी पड़ेगी, वो ऑफ कोर्स नॉट इन द टर्म्स ऑफ इंडियन रुपी होगी, वो होगी उसकी कंट्री की करेंसी की टर्म्स में। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, वो लगातार कम होता जा रहा था, जो कि अगर मैं यहाँ पे बहुत क्लियरली बात करूं, तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे, वो हमारे पास इतने कम रह गए थे कि हमारे पास लेस देन 2 वीक्स का ही इंपोर्ट बचा था। मतलब अगर हमें कोई भी जो हमारे डेली की जरूरी की चीजें हमारे देश के लिए जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, उन सब चीजों के लिए मात्र हमारे पास 2 हफ्ते, नेक्स्ट 2 वीक्स का ही हमारे पास इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा हुआ था। उसके बाद हमारे पास कोई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं बचा था कि हम बाहर से कोई भी चीज को इंपोर्ट कर पाए। सेकेंड चीज क्या थी कि जो भी हम इंटरेस्ट करते हैं पे, इंटरेस्ट पेड ऑन इंटरनेशनल लोन्स, जो भी हमको इंटरेस्ट पे करना होता था, जो हमने पहले की इंटरनेशनली लोन्स जो हमने लिए थे, उसका जो इंटरेस्ट पे करना होता है, उसके लिए भी अभी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं बचे थे। तो दिस वाज अ वेरी वेरी क्रूशियल स्टेज जहां पे कि हमारा इंडिया था कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगातार गिर रहा था, और इतना वो गिर गया था कि हमारे पास 2 हफ्तों से भी कम का इंपोर्ट करने के लिए पैसा रह गया था, मतलब इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। और हमारे पास जो बाहर से जो हमने पहले कभी अपने लोन्स लिए थे, उन लोन्स के बदले जो हमें उसका इंटरेस्ट पे करना होता है, ऑफ कोर्स वो भी हमारा उन्हीं की करेंसी में ही होता है। हमारे पास उनकी करेंसी में जो इंटरेस्ट पे करना होता है, उसके लिए भी अब हमारे पास
फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा नहीं बचा था। ओके, तो अब अगर हम बात करें कि द ह्यूज बर्डन ऑफ डेट्स, इसका मतलब था कि हमारे पास, हमारे इंडिया में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमेशा हमारा जो रेवेन्यू रहा है, जो सरकार का जितना भी पैसा सरकार के पास आता है आफ्टर ऑल द रिसिट्स, चाहे वो हमारी कैपिटल रिसिट्स हो या फिर वो हमारी रेवेन्यू रिसिट्स हो, आपने गवर्नमेंट बजट में ये चीज पढ़ी होगी, तो जितनी भी हमारे पास जो आता है पैसा वो हमेशा हमारे लिए कम बैठता था जितने भी सरकार के खर्चे एक्सपेंसेस होते थे, इधर चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था चाहे वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। कह रहे उसकी वजह से हमारी जो गवर्नमेंट रही वो हमेशा डेट ओवर डेट को हमेशा से फोकस कर रहा कि हमें लगातार डेट के ऊपर डेट वो लेती चली गई, जिसकी वजह से हमारे पास टाइम पे बहुत बड़ा बर्डन था। इट वॉज सीरियसली एक काफी कंसर्न का था मैटर कि ये जो सारे के सारे हमारे हैं रीजंस, ये इस टाइम पे देयर वाज अ कंप्लीटली वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस टाइम पे कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने की जरूरत थी। ठीक है, और इसी क्रिटिकल सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हमारे इंडिया में इन द ईयर 1991 हमारे हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रोच करा टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को, जिनका नाम क्या था भाई हमारा, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, वर्ल्ड बैंक जो कि आज है, लेकिन उस टाइम पे इसका नाम कुछ और हुआ करता था। अगर हम बात करें उस टाइम पे इसका नाम था IBRD। मैं इस टाइम इसकी फुल फॉर्म लिख नहीं रहा हूं, क्या थी इसकी फुल फॉर्म हमारी, इंटरनेशनल IBRD हमारी क्या थी इसकी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो कि हमारे उस टाइम की ये नाम था, लेकिन बाद में जाके हमारा वर्ल्ड बैंक में बदल गया था। ओके, एंड हमारा अगला क्या था, IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उस टाइम पे बिकॉज हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इन दोनों ही इंस्टीट्यूशन को अप्रोच किया था और इन दोनों ही इंस्टीट्यूशन ने हमें इंडिया को काफी ज्यादा एडवाइसेस दी थी उस टाइम पे हमारे इकोनॉमिकली, और इन्होंने हमारे इंडिया को $7 बिलियन का लोन सैंक्शन किया था। ठीक है, $7 बिलियन का हमारे इंडिया का लोन सैंक्शन किया था, लेकिन उन्होंने कुछ एडवाइसेस दी थी जो हमारे देश के उस टाइम के वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस और वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड फाइनेंस मिनिस्टर एवर वी हैड, डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस टाइम पे डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिन्होंने जो भी एडवाइसेस आपके IMF और IBRD दैट मींस वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो दी गई थी, उन एडवाइसेस को मानते हुए हमारे इंडिया को इतना बड़ा लोन सैंक्शन हुआ। वो आखिर में एडवाइसेस थी क्या, ध्यान देंगे जरा। तो हमारी कुछ वो 3 एडवाइसेस थी, देखते हैं जरा। सबसे पहली एडवाइस थी हमारी कि हमें रिमूव करनी है, रिमूव ऑल द restrictions on private sector, कि हमें प्राइवेट सेक्टर पे सारी की सारी जो रेस्ट्रिक्शंस थी उनको हटाना था। ठीक है, सेकंड हमारा आता है कि टू लिबरलाइज द इकोनॉमी, टू liberalize the economy. Okay, and the third we have remove all the trade barriers. अब ध्यान से जरा ये देखेंगे, remove all the restrictions on private sector,
जितनी भी प्राइवेट सेक्टर पे रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी कि वो कौन सी इंडस्ट्री में अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन सी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिछले वाले पढ़ा था कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 में शेड्यूल ए, आई होप यू ऑल रिमेंबर, 17 इंडस्ट्री थी जो कि कंप्लीटली सरकार के अंडर में आती थी। वो सरकार ने कहा कि भाई अब ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ पे अब आप लोगों को पूरी की पूरी छूट दी जाएगी, हाँ कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़ के, जो कि हम अभी आगे चल के प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ये पूरा का पूरा हमारा जो होता है प्रोसेस, ये हमारा इंडिकेट कर रहा है लिबरलाइजेशन को। ओके, लिबरलाइजेशन को, ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा इंडिकेट कर रहा है प्राइवेटाइजेशन को। एंड दिस completely indicates the globalization। यहां पे जो ये टू लिबरलाइज द इकोनॉमी के बारे में है, यहां पे है कि हमें ज्यादा बड़ा रोल प्राइवेट सेक्टर को देना है। तो यहां पे सरकार ने अपनी इंडस्ट्रीज को डिसइन्वेस्टमेंट करा था, प्राइवेटाइज करा था, अपनी इंडस्ट्रीज को बेचना स्टार्ट करा था टू द पब्लिक, टू द प्राइवेट सेक्टर। देखेंगे अभी इसके बारे में भी। अभी तक कंप्लीटली आपके सामने जो है वो क्या है कि हमने रीजंस देखे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट थे रीजंस कि जिनकी वजह से हमारे इंडिया में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर आना बहुत जरूरी पड़ गया था। जब न्यू इकोनॉमिक आती है पॉलिसी हमारे इंडिया ईयर जुलाई 1991 में हमारे इंडिया में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लॉन्च कर दिया जाता है, जो कि उसमें एग्जैक्टली था क्या कि इंडियन गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से एक रिक्वेस्ट की थी कि उनको एक लोन सैंक्शन किया जाए। उसके बिहाफ पे $7 बिलियन का लोन हमारे इंडिया को सैंक्शन किया गया, जो कि उस टाइम हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा ये चीज संभव हो पाई थी। इस लोन के साथ साथ कुछ एडवाइसेस थी, कुछ कंडीशंस थी जिसके बिहाफ पे हमको लोन मिला था। उन कंडीशंस को अपनाते हुए वो हमारी थी कंडीशन, एक थी हमारी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, कि हमें अपनी इंडस्ट्री को, हमें अपनी इकोनॉमी को कंप्लीटली प्राइवेटाइज करना है, लिबरलाइज करना है और ग्लोबलाइज करना है। ओके, अब ध्यान से पॉइंट बाय पॉइंट हमें हर एक चीज को देखना है। इसके अलावा कुछ और भी थे चेंजेस, जरा उस बारे में देखते हैं। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमारी जो न्यू इकोनॉमिक थी पॉलिसी, उसको हमने कुछ दो मेजर्स में डिवाइड किया था। ओके, सबसे पहले थे हमारे मेजर्स स्टेबलाइजेशन मेजर, और दूसरे थे बेटा हमारे स्ट्रक्चरल मेजर्स। ओके, देखिए स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या होता है और स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है। आप लोगों ने ये वाला वर्ड इकोनॉमिक्स में 12th क्लास में एक जगह और पढ़ा होगा, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, तो देखिए जरा स्टेबलाइजेशन और स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है। स्टेबलाइजेशन का मतलब होता है एक ऐसी मेजर्स हम अपना रहे थे यहाँ पे जो कि हमारे शॉर्ट टर्म के लिए थे, जो कि अभी के लिए बहुत बहुत ज्यादा थे जरूरी, वो हमारे हम ध्यान देंगे अगर शॉर्ट टर्म मेजर्स पे। ठीक है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट पे, शॉर्ट टर्म बेनिफिट पे। ओके, और अगर हम बात करें कि स्ट्रक्चरल मेजर्स हमारे क्या कहते हैं, ऐसे मेजर्स जो कि यहां पे हम लॉन्ग टर्म के बारे में बात करते हैं, बेनिफिट या फिर चेंजेस जो हम लेके आना चाह रहे थे। ओके, तो देखिए स्टेबलाइजेशन के मैंने आपको बताया भी, जो कि हमारा शॉर्ट टर्म के लिए था, और शॉर्ट टर्म में मैंने अभी देखा था, मैंने आपको अभी समझाया भी था कि कौन कौन से थे हमारे मेजर्स ऐसे जो कि हमको अभी एकदम ठीक करने थे। सबसे पहले थे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, तो हमने अपनी इकोनॉमी के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को तुरंत ही हमने बढ़ाने के बारे में सोचा था, और ये हमारा किस तरीके से बढ़ेगा, अगर हम अपनी कंट्री की वैल्यू को डी वैल्यू कर दें, अगर हम अपने करेंसी की वैल्यू को डी वैल्यू कर दें। समझाऊंगा मैं भी इस चीज को भी। ओके, ये हमारा किस तरह से होगा अगर हम डीवैल्यूएशन को फॉलो करें तो। ओके, और दूसरा था हमारा इस चीज को ठीक करने के लिए कि जो हमारा इन्फ्लेशनरी प्रेशर आया हुआ था, दैट मींस जो हमारे इंडिया में इन्फ्लेशन आया हुआ था उसको ठीक करना था, मतलब जनरल
प्राइस लेवल को ठीक करना था, उसको हमें कम करना था, ताकि हमारी इकोनॉमी इन्फ्लेशन से बाहर आ पाए। होपफुली आ गया होगा समझ में। सेकंड हमारे आते हैं बेटा स्ट्रक्चरल मेजर्स। स्ट्रक्चरल मतलब कि हमारे कंट्री का हमें स्ट्रक्चर चेंज करना है। अब स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि हमें बिल्डिंग्स बनानी है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हमारी इकोनॉमी जिस चीज पे बेस्ड है, हमारी इकोनॉमी क्या चीज फॉलो करती है, हमारी इकोनॉमी कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम, कौन सी मेजर्स, कौन सी पॉलिसीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब अगर हम बात करें कि हमें अगले 5, 10, 15, 20 सालों में क्या क्या बड़े बड़े चेंजेस करने हैं कि हमारी इकोनॉमी एक वर्ल्ड में एक काफी बड़ी इकोनॉमी बन सके। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हमें लेके आने थे, वो हमें लेके आने थे कुछ, कि हमें अपनी इकोनॉमिक एफिशिएंसी को इंप्रूव करना था। ठीक है, हमें अपने कंट्री की इकोनॉमिक एफिशिएंसी को इंप्रूव करना था, और दूसरा था कि हमें अपने इंडिया में कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना था। कॉम्पिटिटिवनेस को हमें एंकरेज करना था, क्योंकि इस टाइम पे हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा रिजिड पॉलिसीज को फॉलो करती थी। रिजिड माने काफी सख्त, काफी रेस्ट्रिक्टेड थी हमारी पॉलिसीज, जो कि वर्ल्ड ट्रेड को हम मैनेज नहीं करते थे, हम एक्सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि हम इंपोर्ट नहीं कर पाते थे उस टाइम पे। सो दीज वर द थिंग्स जो कि स्ट्रक्चरल मेजर्स में आते हैं, हमारे लॉन्ग टर्म जो हमको चेंजेस लेके आने हैं। स्टेबलाइजेशन मेजर्स मतलब जो कि हमको शॉर्ट टर्म में बेनिफिट जिसका मिलेगा, तो हमें शॉर्ट टर्म में कुछ चेंजेस लेके आने होंगे, जैसे कि हमें अपनी कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को इंप्रूव करना था, ताकि हम आगे चल के और इंपोर्ट कर पाए, और हमें अपने जनरल प्राइस लेवल मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना था। ऐसे स्ट्रक्चर में हमें अपने कंट्री की इकोनॉमिक एफिशिएंसी को इंप्रूव करना था, और दूसरा हमें कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना था हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए, ताकि हम अपग्रेड हो सके। होपफुली समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फर्स्ट मेजर, दैट इज लिबरलाइजेशन। ओके, ध्यान देंगे। तो जैसे कि हमारे 3 है मेजर्स बेटा, सबसे पहला क्या है हमारा लिबरलाइजेशन, सेकंड क्या है हमारा प्राइवेटाइजेशन, एंड द थर्ड वी हैव ग्लोबलाइजेशन। पहले इन सब के बारे में समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम आज स्टार्ट करेंगे हमारा लिबरलाइजेशन। ये वन ऑफ द वास्ट टॉपिक में से आता है हमारे इस चैप्टर में। लिबरलाइजेशन में सबसे ज्यादा हमारी आती हैं चीजें, इसलिए ध्यान से पहले अभी इन सबको एक बार समझ लेते हैं। देखिए, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जहां पे कि हम अपनी इकोनॉमी में ऐसे चेंजेस लेके आते हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर के पास से सारी की सारी रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव करते हैं ऑलमोस्ट, और हम उनको एंट्री करते हैं कि वो हमारी इकोनॉमी में अपना इंडस्ट्रियली और तमाम सेक्टर्स में अपने रोल को निभा पाए। ठीक है, फिर चाहे वो हमारे टैक्स के रिफॉर्म हो, फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स हो, ट्रेड के रिफॉर्म्स हो, इन तमाम सेक्टर्स में अपने आप को हमने हमारे उस टाइम पे हमारे इंडिया में हमने इन सब चीज को लिबरलाइज कर दिया था, मतलब हमने इन सब चीज को खुला कर दिया था, फ्रीडम दे दी थी हमने इन लोगों को। ठीक है, सेकंड होता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि यहां पे हमने अपनी इकोनॉमी को, जो भी सरकारी कंपनीज थी, हमने उसका डिसइन्वेस्टमेंट करा था, या फिर कह लीजिए कि हमने उसका एक इस तरीके से कर दी चीजें कि या तो हम पूरी की पूरी कंपनी को, अब जो कि सरकार की थी वो हम उसको अब प्राइवेट के हाथ में दे रहे थे, या फिर हम अपना सरकार की कंपनी का कुछ हिस्सा हम प्राइवेट में बेच रहे थे। ओके, इसको हम क्या कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो क्या था हमारा, कि टू इंटीग्रेट अवर इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। कैसे हम एक ऐसी इकोनॉमी कैसे हम एक ऐसी इकोनॉमी बना सकते हैं जो कि हमारी इंडिया से वर्ल्ड इकोनॉमी को हम जोड़ पाए, एक ऐसा वर्ल्ड बना सकते हैं जो कि बॉर्डरलेस, एक ऐसा वर्ल्ड जहां पर कि कोई भी बॉर्डर ना हो। ग्लोबलाइजेशन का जनरली मतलब यही होता है कि हम एक ऐसा कंट्री, हम एक ऐसा वर्ल्ड बने जहां पे कि कोई बॉर्डर ना हो, मतलब जितना भी हम ट्रेड और एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। ऑफ कोर्स बॉर्डरलेस का मतलब ये नहीं कहते हैं यहाँ पे कि हम अब पूरा का पूरा एक कंट्री हो जाएगा, ये पूरा का पूरा वर्ल्ड।
हम यहाँ कहते हैं कि हम इस तरीके से ट्रेड करने वाले हैं आगे, जहां पे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए हमें किसी भी दूसरे कंट्री से अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम उस पर कोई भी टैरिफ और कोटा, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी अब हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे या फिर कम से कम लगाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आता है आज, लिबरलाइजेशन। ओके, देखिए लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको अभी समझाया कि जहां पे कि हम फ्रीडम देते हैं प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को, प्राइवेट इंडिविजुअल को, कि वो अपनी कंपनी को एक्सपेंड कर सके। तमाम चीजों में चेंजेस लेके आने थे उस टाइम पे। तो क्या क्या चेंजेस हमको लेके आने थे, किस किस सेक्टर में हमको यहाँ पे चेंजेस लेके आने थे, जरा देखते हैं इस बारे में। सो देयर वर 5 सेक्टर्स। सबसे पहला था बेटा हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमें क्या क्या चेंजेस लेके आए थे। ठीक है, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं रिफॉर्म्स आए थे। ओके, सो रिफॉर्म्स इन, सबसे पहला था बेटा हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। ओके, सेकंड था बेटा हमारा टैक्स रिफॉर्म्स। ओके, मतलब हमारा जो कि इसको हम एक और नाम से कहते हैं फिस्कल सेक्टर रिफॉर्म्स। ओके, फिस्कल सेक्टर रिफॉर्म, इस नाम से ये वाला एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे इसमें आते हैं रिफॉर्म्स जो कि हमारे होते हैं एग्जैक्टली फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर में हमने यहां पे रिफॉर्म्स लेके आए थे। चौथा बेटा हम लेके आए थे हमारे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में रिफॉर्म्स। ठीक है बेटा, ऑन द लास्ट जो हम यहां पे अपने एक चेंजेस लेके आए थे वो थे बेटा हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। ठीक है, दीज वर द इंपॉर्टेंट 5 सेक्टर्स जहां पे कि हमें हमारी इकोनॉमी को हमने लिबरलाइज करा था। ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे हर एक सेक्टर को सेपरेटली। ओके, देखिएगा जरा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। देखिए क्या कहते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में कि हमने यहां पे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को ओवर करा था। व्हाट वाज इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, देखिएगा कि यहां पे मैंने आपको लास्ट चैप्टर में समझाया था, इफ यू ऑल रिमेंबर, मैंने आपको एक एक्ट के बारे में बताया था, एक कानून के बारे में बताया था जो कि आया था इंडस्ट्रियल एक्ट इन 1951, जिसको हम डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट भी कहते थे। जहां पे कि अगर हमें अपनी इंडस्ट्री को, अगर हमें अपनी कोई भी कंपनी को अगर हमें नया एक सेटअप करनी है, या फिर हमें अगर उसको एक्सपेंड करना है, मतलब उसकी अगर हमें नई ब्रांचेस खोलनी है, या फिर अगर हमें उसको डाइवर्सिफाई करना है, इन तीनों चीजों के लिए हमें एक लाइसेंस की जरूरत होती थी। तो यहां पे सरकार ने उन लाइसेंसों को बिल्कुल तरीके से खत्म कर दिया था। हाँ, कुछ लाइसेंसों की यहां पे अभी भी जरूरत थी। एक ऐसे लाइसेंसेस एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर हम आज के टाइम पे भी कोई भी अगर कोई भी इंडिविजुअल लिकर के बिजनेस में जाना चाहता है तो उसके लिए आज भी एक लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। अगर कोई भी एक इंसान किसी भी आर्म्स एंड एमिनेशंस के लिए मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहता है तो उसके लिए भी आपको एक लाइसेंस की जरूरत है। कोई भी अगर इंसान किसी मेडिकल के बिजनेस में, एग्जांपल जैसे कि जो कि फार्मासिस्ट होते हैं, उनके लिए एक लाइसेंस की जरूरत होती है। तो ऐसी चीजों के लिए हमें आज भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन हाँ, उसके अलावा और बाकी के सारी चीजों पे लाइसेंस को कवर कर दिया गया था। ओके, सेकंड बेटा हमारा आता है इसमें रिफॉर्म्स, जिसको हम कहते हैं कि डिक्रीज कर दिया था यहां पर रूल, डिक्रीज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है समझने के लिए और जानने के लिए कि हमारे इंडस्ट्रीज में, जो कि मैंने आपको समझाया था कि 17 इंडस्ट्री थी शेड्यूल ए इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 में, इफ यू ऑल रिमेंबर,
1956 के आईपीआर में शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्री थी जो कि सरकार के अंडर में आती थी कंप्लीटली, उसमें प्राइवेट सेक्टर किसी भी तरह का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकता था। यहां पे उन 17 इंडस्ट्रीज को घटा के जस्ट 3 इंडस्ट्रीज अब रह गई थी, जो कि कौन कौन सी थी हमारी? एटॉमिक एनर्जी, सेकेंड थी हमारी रेलवेज, एंड द थर्ड वी हैव हमारी आर्म्स एंड एम्युनिशंस के लिए, ठीक है ना। ऑफ कोर्स ये हमारी आर्म्स एंड एम्युनिशंस हमारी ऑफ कोर्स एक प्राइवेटाइज में आती है, तो हमारी एक थी हमारी एटॉमिक, एक थी हमारी रेलवे, एंड वन मोर विच वाज डिफेंस इक्विपमेंट्स। ओके, दैट टू एकदम सेम है, एकदम डिफेंस इक्विपमेंट्स। ओके, तो यहां पे एटॉमिक एनर्जी, रेलवे, डिफेंस इक्विपमेंट्स, इन चीजों के लिए सिर्फ और सिर्फ अब पब्लिक सेक्टर था। उसके अलावा तमाम इंडस्ट्रीज के लिए अब पूरी तरीके से ओपन कर दी थी हमारी इकोनॉमी प्राइवेट इंसान के लिए। अब एक प्राइवेट इंसान अपनी इंडस्ट्रीज को खोल सकता था इन 3 इंडस्ट्रीज को छोड़ के, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट बेटा हमारा आता है जो कि अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर में ही हमारे जो चेंजेस आते हैं, हमारा उसमें अगला आता है चेंज, अगर हम बात करें दैट वाज डी रिजर्वेशन ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, डी रिजर्वेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। देखिए मैंने आपको एक चीज समझाई थी प्रीवियस चैप्टर में मैं बार बार आपसे प्रीवियस चैप्टर को कोरिलेट करके इसलिए बता रहा हूं बिकॉज हमने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये तीनों चैप्टर्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा कोरिलेटेड हैं। तो फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर के एकदम आपको समझ में आएगा तभी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इससे पहले दोनों चैप्टर्स की वीडियोस को कंप्लीट करिएगा। ओके, तो देखिए इसमें क्या है हमारा कि डी रिजर्वेशन ऑफ एसएसआई, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जिनको हमारे इंडिया में उस टाइम पे रिजर्वेशन दे दिया था कि इन इंडस्ट्रीज को हम स्पेसिफिकेशन कर रहे हैं कि इन पर्टिकुलर फर्म्स को सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही आगे इकोनॉमी में बढ़ाएंगी। क्यों? क्योंकि उनको यहां पे हम प्रोटेक्शन देना चाहते थे फ्रॉम द बिग फर्म्स और द बिग इंडस्ट्रीज, ताकि वो उन कंपनीज को कहीं ओवरटेक ना कर लें। तो लेकिन यहां पे उस रिजर्वेशन को हटा दिया गया था। अब यहां पे कह दिया था कि हर एक चीज को, ऑफ कोर्स यहां पे इस लिमिट को बढ़ा भी दिया गया था। लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था कि हमारी जो किसी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को हम तब कहते थे कि अगर उसका एक साल का हमारा टर्नओवर जो है वो हमारा 10 लाख रुपीस तक का है। लेकिन इसमें अगर हम बात करें कि डी रिजर्वेशन करा था और इसकी जो हमारी लिमिट अब एक्सीड होके हो गई थी 1 करोड़ रुपीस। ओके, इसके अलावा जो भी प्राइसेस अब होंगे यहां पे डिटरमाइन होंगे वो अकॉर्डिंग टू डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग होंगे। उस कमोडिटी की क्या मार्केट में डिमांड है और क्या मार्केट में उसकी सप्लाई है, उसके अकॉर्डिंग होगी, ना कि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट हमारा इसमें एक और आता है चेंजेस, उसमें देखेंगे 1 2 3। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ठीक है, तो यहां पे हमारा आता है अगला एंड द लास्ट वन हमारा क्या है? MRTP एक्ट, मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टेड एंड ट्रेड पॉलिसी एक्ट। इसमें हमारा क्या था एग्जैक्टली, जरा आप देखेंगे। सो मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस में ये था कि हमने जो भी बड़ी कंपनीज थी उनको भी एक्सपांड करने के लिए अक्सर किसी भी तरीके के लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी। अब उन लाइसेंस को भी खत्म कर दिया गया था। तो इस MRTP एक्ट जो कि हमारा क्या है, लिख देता हूं मैं आपका, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, ठीक है। हमारे इंडिया में इस एक्ट के तहत जितनी भी जो हमारी इंडस्ट्रीज थी, जो कि बड़ी इंडस्ट्रीज थी, अब उनको एक्सपांड करने के लिए, डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए, ये छोटी इंडस्ट्रीज की बात नहीं कर रहा हूं जो कि एकदम यहाँ पे मैं जो कि ये लाइसेंस की बात थी, ये लाइसेंसेस और ज्यादा थे
कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को एक्सपेंड करने का मौका नहीं मिलता था, बिकॉज उनका फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का रोल ज्यादा ही हो जाता। लेकिन अब यहाँ पे वो सब चीजों को हटा दिया गया था। ओके, होपफुली बच्चों आपको अब तक का समझ में आ गया होगा। हमने अब तक इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के रिफॉर्म्स को कंप्लीट करा है, अब हम आगे की और रिफॉर्म्स की ओर देखते हैं। ओके बच्चों, तो देखिए अब तक हमने इस जो हमारी लिबरलाइजेशन है इसमें हमने 5 सेक्टर्स के रिफॉर्म को हमें देखना है, जिसमें कि हमने अब तक इंडस्ट्रियल सेक्टर के रिफॉर्म्स को देख लिया है। उसके अलावा बचे हुए हमारे बाकी 4 सेक्टर्स हमारे ये गए, टैक्स रिफॉर्म्स और फिस्कल रिफॉर्म्स हम जिसको कहते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में और क्या क्या आए थे हमारे रिफॉर्म्स, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में हमारे और क्या क्या आए थे रिफॉर्म्स, एंड द लास्ट वी हैव कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज सेक्टर में हमारे और क्या क्या आए थे रिफॉर्म्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है टैक्स रिफॉर्म या फिर जिसको हम फिस्कल रिफॉर्म्स भी कहते हैं। देखिए टैक्स की बात करें तो ऑफ कोर्स हमारे इंडिया में देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, होपफुली ये आप लोगों को आइडिया होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि रिडक्शन इन टैक्सेस, तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज थी कि 1991 से पहले सरकार के चाहे तो वो डायरेक्ट टैक्सेस हो या फिर वो इनडायरेक्ट हो हमारे टैक्सेस, वो काफी ज्यादा हुआ करते थे। डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो ऑफ कोर्स वो हमारी कंप्लीटली हमारी एक इंडिविजुअल की इनकम पे लगते हैं, और इनडायरेक्ट की बात करें तो वो एक इंसान के, अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स या फिर बिजनेस टैक्स, ये हमारे होते हैं एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्सेस। या फिर अगर हम बात करें कि आज के टाइम में हमारे पास क्या है, एक जीएसटी है। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस के। तो रिडक्शन इन टैक्सेस क्यों करा गया, देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे था एक मेन चीज, जिसको हम कहते हैं टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन का माने क्या होता है, टैक्स इवेजन का माने होता है कि टैक्स ना भरना। ऐसे लोग हमारे इंडिया में बहुत है जिनकी इनकम काफी ज्यादा है, जो कि एक लायबल है टैक्स को पे करने के लिए, लेकिन हमारे इंडिया में वो टैक्स नहीं भरते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं हम जिसे एक इन शॉर्ट में कहें तो टैक्स इवेजन की जो हमारे इंडिया में थी प्रॉब्लम, वो बहुत बड़ी दिक्कत थी, जिसकी वजह से हमारे इंडिया में जो टैक्स रेट्स थे, चाहे वो हमारे डायरेक्ट हो टैक्सेस या फिर हमारे इनडायरेक्ट हो टैक्सेस, इन दोनों में ही वो काफी हद तक कम करे थे, ताकि लोग अगर कम से कम टैक्स भी भरेंगे तब भी सरकार के पास एटलीस्ट कुछ ज्यादा पैसा पहुंचेगा। तो क्या यहाँ पे टैक्स रेट्स को कम करा गया, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, बिकॉज सरकार ने यहाँ पे कहा था कि अब वो बिल्कुल भी टैक्स इवेजन को टॉलरेट नहीं करेगी, सहन नहीं करेगी। अगर कोई भी इंसान अब उसकी इनकम ज्यादा होते हुए अगर वो उसको लीगली टैक्स पे करना चाहिए तो उसके खिलाफ लीगल एक एक्शन लिया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है बेटे रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखिए इनडायरेक्ट टैक्स हमारे बहुत सारे होते हैं, इवन अब अगर आप ले लें कि आज के टाइम पे चलिए हमारा एक जीएसटी आ गया, लेकिन इससे भी पहले जीएसटी से भी पहले बहुत सारे हमारे टैक्सेस थे। उसके पहले भी अगर हम बात करें तो बहुत सारे टैक्सेस हुआ करते थे बिफोर द 1991। इसी की वजह से हमारे इंडिया में यहाँ पे एक कॉमन नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड कमोडिटीज का एक फॉर्म करा गया। इस कॉमन नेशनल मार्केट का अब क्या मतलब है, जैसे कि आज के टाइम पे क्या है, एक जीएसटी है, तो वो भी क्या है, हमारे कॉमन नेशनल मार्केट है। कॉमन नेशनल मार्केट का मतलब होता है कि जहां पे कि हमारे सारे के सारे टैक्सेस एक जगह आके हम उसको पे कर सकते हैं। तो कॉमन नेशनल मार्केट हमारे इंडिया में भी उस टाइम पे भी, अगर हम बात करें कि रिफॉर्म्स के टाइम पे भी हमने इसको अपनाया था, जीएसटी को नहीं अपनाया था, एक कॉमन नेशनल मार्केट हमने वहां पे उस टाइम पे हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस करा था। यहाँ पे कि इसके अलावा भी और बहुत सारे थे टैक्सेस जिनको हमने काफी कम एरिया में हमने उसको कॉमन नेशनल मार्केट में इंट्रोड्यूस करा था। ठीक है, एंड द लास्ट वी हैव सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस। कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग टैक्सेस भरना भी चाहें तो वो इसलिए तो इस वजह से नहीं भर पाते हैं, बिकॉज देयर इज अ लॉन्ग प्रोसीजर, ड्यू टू कि उसकी वजह से बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं कि भाई कि हम टैक्सेस हम नहीं भरेंगे, बिकॉज एक बहुत लंबा था प्रोसीजर, डॉक्यूमेंटेशन थे, पहले इतनी इंटरनेट की नहीं थी उस टाइम पे फैसिलिटीज, तो हर चीज के लिए एक बहुत लंबा प्रोसेस होता था, बहुत ज्यादा उसमें हमें डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती थी। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को काफी हद तक सिंप्लीफाई करा गया, ताकि हम लोगों को यहाँ पे कंप्लीटली एंकरेज कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा आके टैक्सेस को फिल करें। होपफुली आपको अब टैक्स रिफॉर्म या फिर फिस्कल रिफॉर्म समझ में आ गए होंगे।
फिस्कल वर्ड का आप मुझे मतलब क्या होता है, जरा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि फिस्कल पॉलिसी कौन सी पॉलिसी होती है और ये हमारे किसके अंडर में आती है। ध्यान से इसका आप मुझे जवाब कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। नेक्स्ट हमारा होता है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। देखिए फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है, हमारे इंडिया में कंप्लीटली एक फाइनेंशियल सेक्टर, चाहे वो हमारे कैसे भी इंस्टीट्यूशन हो, वो हमारे आरबीआई के अंडर आते हैं। लेकिन पहले की बात करें तो बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस थी। हर एक अगर सरकारी जो हमारी गवर्नमेंट की हमारी बैंक्स होती हैं, कमर्शियल बैंक्स होती हैं, चाहे वो कोई और भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, सब पे बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन, सब पे बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस थी। उन रेस्ट्रिक्शंस को हटाते हुए हमारे इंडिया में जो आरबीआई का रोल था पहले यहाँ पे वो चेंज करा गया। तो अगर हम यहाँ पे करें बात, तो पहले ये हमारा एक रेगुलेटर की तरह काम करता था, या अगर हम बात करें कि हमारे ये हर चीज को कंट्रोल करता था, कंट्रोलर था या फिर रेगुलेटर था, जो कि अब जाके ये हमारा एक फैसिलिटेटर के तौर पे दिखाई दे रहा था। मतलब पहले आरबीआई हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करता था, रेगुलेट करता था, रेगुलेटर था, कंट्रोलर था। लेकिन आज के टाइम पे हमने उसकी एक रोल को चेंज करके एक फैसिलिटेटर बनाया है कि अब वो एक सिर्फ एक फैसिलिटीज करेगा प्रोवाइड, लेकिन हाँ हर एक चीज जो आपकी कमर्शियल बैंक्स हो या जो हमारी लोकल बैंक्स थी या फिर जो प्राइवेट बैंक्स थी, अब वो अपने ही तौर पे अपने बैंक के रिगार्डिंग जो भी उनको लेना है डिसीजन, इधर चाहे वो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो या फिर कोई भी, वो अब ले सकती हैं। लेकिन हाँ अब उनके पास कोई भी कंट्रोल नहीं था आरबीआई के पास कि वो उनको मैनेज करें कि अब उनको और ब्रांचेस खोलनी है या फिर उनको कहीं पर और एक्सपेंशन करना है नहीं करना है इसके रिगार्डिंग। सेकंड क्या आता है बेटा हमारा ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स। कह रहे हैं कि 91 से पहले हमारे इंडिया में प्राइवेट बैंक्स को कुछ सालों पहले, अगर हम बात करें ये हमारे आगे की एक दो चैप्टर्स में आएगा, लेकिन अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि प्राइवेट सेक्टर हमारी बैंक्स हमारे इंडिया में 91 से पहले कुछ टाइम पहले ही हमारे इंडिया में खत्म कर दी गई थी। लेकिन 91 के बाद दोबारा हमारे इंडिया में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आई थी। एग्जाम्पल के तौर पर कि हमारे इंडिया में एक इंडियन थी प्राइवेट बैंक थी जो कि हमारी क्या थी, आईसीआईसीआई थी, ठीक है। ऐसे ही इंटरनेशनल या फिर कह लो कि हमारी फॉरेन बैंक्स भी थी जो कि हमारे इंडिया में आई थी, लाइक एचएसबीसी। कह रहे हैं इन बैंक्स को हमारे इंडिया में वेलकम करा गया, प्राइवेटाइज जो प्राइवेट बैंक्स को हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस करा गया। और क्यों करा गया था, बिकॉज ये एक बहुत अच्छा कंपटीशन दे देती थी हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स को। ये कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोगों को और लोन प्रोवाइड करती थी। नेक्स्ट हमारा आता है इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कह रहे हैं कि अब तक के लिमिट में, अब तक के तौर में हमने बाहर जितने भी जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि हमारे इंडिया की फॉरेन बैंक जो कि हमारे इंडिया की बैंक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर हमारे इंडिया की बैंकिंग सिस्टम में, फाइनेंशियल सिस्टम में जो हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसकी लिमिट पहले कम थी। मतलब मेजॉरिटी स्टेक हमारे इंडियन का होना चाहिए और लेस हमारा होना चाहिए एक फॉरेनर का। तो यहां पे 51% इन्वेस्टमेंट करने की यहां पे अलाउंस दे दी गई, रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया और कह दिया कि 51% तक अब कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे इंडिया की फाइनेंशियल सिस्टम में इन्वेस्ट कर सकता है। और यहीं पे ही हमारे इंडिया में FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, आप सब लोगों का एक और होमवर्क है इस वाली वीडियो के लिए कि आपको FDI और FII में क्या होता है डिफरेंस, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, ठीक है। दैट आई टेक इन द नेक्स्ट थिंग। मैं आपको इसका आंसर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि FII क्या होता है आप लोगों से पूछ के। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, ईज एंड एक्सपेंशन प्रोसेस। कह रहे हैं कि हमारे इंडिया में इसको एक्सपेंड करने की बात करी गई कि हमारे इंडिया में जो फॉरेन जो हमारे इंडिया में फाइनेंशियल सेक्टर है वो काफी लिमिटेड था। लोगों को अब तक इस पे बहुत ज्यादा लोग अपनी सेविंग्स नहीं कर पाते थे, लोग इससे बहुत ज्यादा अपने लोन नहीं ले पाते थे। तो इसी के तहत हमारे इंडिया में इसको भी एक्सपेंड करने की कोशिश और ज्यादा से ज्यादा करी गई थी। नेक्स्ट बेटा हमारा आता है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स, कि जो भी हम ट्रेड करते हैं और उसके रिगार्डिंग हमें और क्या क्या इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग रिफॉर्म्स देखने को मिले। देखिए सबसे पहले हमारे इंडिया में आता है कि द रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स। तो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस
कि हम इतना ही इंपोर्ट कर सकते हैं, हम इतना ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये तमाम चीजों की जो पहले रेस्ट्रिक्शंस थी, उन सब रेस्ट्रिक्शंस को यहाँ पे हटा दिया गया था, ताकि हम आसानी से बाहर कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकें और इंपोर्ट कर सकें हमारे इंडियन डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स। सेकेंड बेटा हमारा आता है कि हमने यहाँ पे रिमूव कर दी थी जितनी भी हमारी एक्सपोर्ट ड्यूटीज थी। ऐसे बहुत सारे थे प्रोडक्ट जो कि हम नहीं चाहते थे कि हमारे इंडिया के बाहर जाके वो हमारे एक्सपोर्ट हो, तो उसी चीज के रिगार्डिंग हमारे इंडिया में अब यहाँ पे एक्सपोर्ट ड्यूटी भी यहाँ से हटा दी गई थी। अब जो हमारे इंडिया के मतलब फाइनेस्ट क्वालिटी की जो भी हम कुछ चीजें ऐसी थी जो कि हम बनाते थे, अब हम उसको इजीली इंटरनेशनल मार्केट में जाके अपने इंडियन गुड्स को प्रमोट कर सकते थे, हम उनको वहां पे सेल कर सकते थे। नेक्स्ट हमारा है कि हमने इंपोर्ट ड्यूटीज हटा दी थी। इंपोर्ट ड्यूटीज क्या होती है कि अगर हम बाहर से कोई भी चीज इंपोर्ट करते हैं तो उसको महंगा बनाने के लिए, मैंने आपको कल ही बताया था, लास्ट क्लास में हमने समझा था इस चीज को कि हमने टैरिफ और कोटा का इस्तेमाल करते थे, तो वहां पे हमने ऑफकोर्स इंपोर्ट ड्यूटी हमने वहां पे पहले लगा रखी थी, लेकिन अब यहाँ पे हमने इंपोर्ट ड्यूटीज को हटा दिया था, ताकि जो हमारे इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो आसानी से बाहर से आने वाली नई से नई रॉ मटेरियल और टेक्नोलॉजी को हमारे इंडिया में इंपोर्ट कर सके और हमारे इंडिया में ही उस चीज को एक्सपांड कर सके। एंड द लास्ट वी हैव रिलैक्सेशन इन द इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम। पहले हमें हर चीज को इंपोर्ट करने के लिए एक लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती थी, एक प्रॉपर हर चीज की रिक्वायरमेंट होती थी कि हमें अगर किसी चीज को इंपोर्ट करना है तो एक लाइसेंस की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी। लेकिन अब जाके उस लाइसेंस को खत्म कर दिया गया था। अब आप बाहर से हमारे कंट्री में किसी भी चीज को इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट कुछ हजार्डियस और एनवायरमेंटली सेंसिटिव चीजों को छोड़ के, मतलब ऐसी चीजें जो कि हमारे देश के लिए, हमारे देश की इंटीग्रिटी के लिए खतरनाक हो सकती हैं, या फिर एनवायरमेंट पे जिनका बहुत खराब असर पड़ता है, अभी भी बस उन चीजों के लिए हमें लाइसेंसिंग की जरूरत थी। उसके अलावा किसी भी और चीज के लिए अब हमें किसी भी तरीके के लाइसेंस की जरूरत नहीं थी। ओके, नेक्स्ट बेटा हमारा लास्ट आता है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे जो हमारी ये टर्म लिखी हुई है डीवैल्यूएशन और हमारी लिखी हुई है मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, ये दोनों ही टर्म्स आपने मैक्रो के एक चैप्टर में पढ़ी हुई है। ध्यान से आप इस चीज को अगर सुनेंगे तो आपको आ जाएगा समझ में, फॉरेन एक्सचेंज रेट वाले आपके चैप्टर में, जहां पे कि हमने पढ़ा था कि हमें डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन ऑफ द फॉरेन करेंसी, ऑफ द इंडियन करेंसी। मतलब अगर हम यहां पे देखें तो कि हमने डीवैल्यूएशन करा था। डीवैल्यूएशन का माने क्या होता है कि हमने अपनी कंट्री की करेंसी की वैल्यू को घटाया था। क्यों घटाते हैं भाई, ऐसे क्यों घटाते हैं? तो ध्यान रखिएगा हमेशा, जब भी हम अपनी कंट्री की करेंसी की वैल्यू को घटाते हैं तब हमेशा हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं और हमारे इंपोर्ट्स घट जाते हैं। ध्यान रखिएगा। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि अब सपोज करिए कि हमारा $1 उस टाइम की अगर मैं बात करूं, अगर वो 40 इंडियन रुपीस के बराबर था, तो हमने अपनी करेंसी की वैल्यू को डीवैल्यू करा। मतलब अब हमने इंटेंशनली गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा करा गया कि हमारी इंडियन करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी और फॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो उससे क्या होता है कि फॉरेन जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, फिर जो हमारे फॉरेन होते हैं कंज्यूमर्स, उनको हमारे इंडिया की चीज और कम रेट पे उनको पड़ जाती है, जिसकी वजह से बेटा हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं और हमारे इंपोर्ट्स कम हो जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजिक एक पॉलिसी होती है जहां पे कि हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, इंपोर्ट को कम भी कर सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स हम तमाम चीजें इंपोर्ट भी करते हैं, जैसे कि हम ऑयल हमेशा हमें इंपोर्ट करना ही पड़ता है। ये एक ऐसी चीज है जो कि हम कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से हम डीवैल्यूएशन बहुत देख के करते हैं। तो डीवैल्यूएशन में और डेप्रिसिएशन में क्या डिफरेंस है? डीवैल्यूएशन जो होता है वो देश की सरकार करती है इंटेंशनली, डेलिबरेटली, मतलब जानबूझ के, ताकि हमारे देश के एक्सपोर्ट बढ़ सके, इंपोर्ट कम हो सके। लेकिन अगर हम बात करें कि डीवैल्यूएशन जो कि एक सरकार करती है, लेकिन ऑफ कोर्स ये एक इंटेंशनली होता है, तो ये काफी हद तक सरकार के अंडर में होता है कि हम इसके अंदर क्या चीज हम इससे किस तरीके से हम इसको फ्लक्चुएशंस कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद से बिकॉज वर्ल्ड वाइड बहुत सारे कंट्री, मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज मार्केट डिटर्मिनेशन पे आ चुके थे, तो हमारे इंडिया ने उस टाइम पे डीवैल्यूएशन करा था और उसके बाद इंडिया हमारा तुरंत मार्केट डिटर्मिनेशन रेट पे आ गया था। मार्केट डिटर्मिनेशन का मतलब है, ये भी आपने फॉरेन एक्सचेंज के चैप्टर में पढ़ा होगा कि अकॉर्डिंग टू द मार्केट की जो डिमांड और सप्लाई है हमारी करेंसी की और फॉरेन करेंसी की,
उन हम दोनों की करेंसी की डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग हमारे एक्सचेंज रेट को प्रॉपर तरीके से देखा जाएगा। इवन टुडे हमारा इंडिया भी मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट को फॉलो करता है, इसको हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट पे हमारा इंडिया ट्रांसफर हुआ था एट द टाइम ऑफ, जो कि 1991 की पॉलिसी के तहत। तो यहां पे बेटा आपका कंप्लीटली अगर मैं बात करूं तो आपका लिबरलाइजेशन कंप्लीट होता है। होपफुली मैंने पूरी करी है इस चीज की कोशिश कि आपको हर एक सेक्टर में आसानी से समझा पाऊं, इसी वजह से मैंने इस चीज को पहले से यहाँ पे लिख के रखा ताकि मैं इनकी इन डेप्थ में जाके आप चीज को वो समझा पाऊं। ओके, होपफुली आपको आज अभी तक का लिबरलाइजेशन का टॉपिक पूरा का पूरा समझ में आया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो विल अंडरस्टैंड द प्राइवेटाइजेशन अलोंग विद द ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज प्राइवेटाइजेशन बहुत छोटा सा है, तो हमारी नेक्स्ट क्लास में ऑफकोर्स ग्लोबलाइजेशन भी काफी हमारा अच्छा खासा हो जाएगा। सो होपफुली बेटा आप लोगों को आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। हमने आज काफी इन डेप्थ चीजें पढ़ी हैं एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में। होपफुली आपको अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आई हो, आपके जो भी हो डाउट्स, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बता सकते हैं, मैं आपके उसके आंसर्स बिल्कुल देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करिएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।